तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एसएसटी का सैम्पल पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़े से जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 सेक्शन। तो इस क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन होने वाले हैं। सेक्शन ए हैज़ 24 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन। तो सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन होंगे, उसमें से हमें कोई 20 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन बी में 22 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई 18 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन होंगे केस बेस्ड, और वो 12 क्वेश्चन के अंदर भी 6 क्वेश्चन होंगे। तो हर 6 क्वेश्चन में से हमें कोई 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, तो सारे क्वेश्चन को इक्वल मार्क्स दिया जाएगा। और सेक्शन डी कंटेन 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो सेक्शन डी में 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और हमें दोनों भी अटेम्प्ट करने हैं। और इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए से। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज फाउंडर ऑफ यंग यूरोप अंडरग्राउंड सिगरेट सोसाइटी इन बर्न। तो कौन था वो? तो वो था हमारा गुज़िप मैज़ेनी, जो जिसने क्या किया था, सीक्रेट सोसाइटी फाउंड की थी यंग यूरोप इन बर्न, और यंग इटली इन मर्सलिस भी फाउंड की थी इसने। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707। तो एक्ट ऑफ यूनियन से क्या हुआ था? तो एक्ट ऑफ यूनियन से यूनिफिकेशन ऑफ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया था, ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हो गया था। उसके बाद देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विच रिगार्ड टू ज़ोल्वेरिन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ज़ोल्वेरिन का एक करेक्ट स्टेटमेंट उठाना है कि सेटिस्फाई करता है ये स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट सेटिस्फाई करता है ज़ोल्वेरिन को? तो ज़ोल्वेरिन क्या था? ज़ोल्वेरिन एक कस्टम यूनियन था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हमें दिख रहा है कस्टम यूनियन, तो बस इसको ही मार्क कर दिया और बाकी का देखो ही मत। Which of the following countries were involved in 3 wars with Prussia and ended with victory of unification of Germany? तो जर्मनी का यूनिफिकेशन के टाइम, जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा था, तो कितनी जो 3 कंट्रीज थी वो कौन सी थी जिसने लड़ाई की थी? तो वो थी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांड फ्रीडम ऑफ मार्केट इन अर्ली 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी तक पीपल क्यों डिमांड कर रहे थे, मतलब 19th सेंचुरी के पहले तक जो पीपल है उधर क्यों डिमांड कर रहे थे कि फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए? तो क्यों डिमांड कर रहे थे, और उसकी आइडियोलॉजी का मतलब क्या है, कौन सी आइडियोलॉजी थी वो? तो देखो, वो डिमांड इसलिए कर रहे थे क्योंकि पहली बात टैक्स उन लोग बहुत लगा रहे थे। मूवमेंट्स ऑफ गुड क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ रहे थे। मतलब कि अगर एक सामान को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो क्या होता था, बीच में इतने सारे टैक्स लग जाते थे कि उनका प्रॉफिट ही नहीं हो पाता था, उल्टा लॉस में कभी कभी चले जाते थे वो। तो ये सब चीज़ को हटाने के लिए और इतने सारे रिस्ट्रिक्शन को कम करने के लिए उन्होंने क्या बोला, फ्रीडम ऑफ मार्केट उनको चाहिए था। तो वो कौन सी आइडियोलॉजी थी? तो वो थी हमारी लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चूज द करेक्ट मैच पेयर अबाउट क्रॉप्स एंड द एरिया दे आर ग्रोन। तो एक करेक्ट मैच पेयर ढूंढना है कि क्रॉप्स कहाँ ग्रो होते हैं। तो देखो, ग्राउंड नट आसाम, नहीं रॉन्ग, ग्राउंड नट होता है गुजरात में। टी कहाँ है? आसाम, लेकिन क्या दिया है मैं, गुजरात। तो ये इसका आंसर उल्टा दिया है, तो ये तो मेरी रॉन्ग है। कॉफ़ी कर्नाटका, राइट है, ये कॉफ़ी कर्नाटका में ही ग्रो होती है। शुगर केन छत्तीसगढ़ में नहीं, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पाई जाती है। The piece of land uncultivated for the past 1 to 5 agriculture year is called। तो जो पीस ऑफ लैंड रहता है, जो जिस पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है लेकिन उसको छोड़ दिया जाता है 1 से 5 साल के बीच, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे हम बोलते हैं फैलो लैंड। और जो 5 साल से आगे के लिए छोड़ दिया जाता है उसे बोलते हैं कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, जो उस पर कल्टिवेशन कर सकते हैं लेकिन क्या कर रहे, उसे किया ही नहीं अभी तक 5 साल से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस convened to discuss environmental protection and social economical development at the global level in 1992। तो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पहली बार जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी अर्थ समिट। कहाँ हुई थी? तो उसे अर्थ समिट क्यों बोला गया था? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ के क्या कहते हैं 100 से भी ज़्यादा मिनिस्टर्स आए थे, प्राइम मिनिस्टर्स और भी मिनिस्टर्स आए थे, तो इसलिए बोला गया था, उसको अर्थ समिट बोला गया था। और वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरियो में। तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। उसके बाद, इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स प्रोवाइडिंग फैसिलिटेट फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो देखो, इंडिया का जो बोल सकते हो, इंडिया के जितने भी रिवर हैं वो हर बार कहाँ से फ्लो आके होते ही रहते हैं। देखो, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो भी रिवर फ्लो होते रहेंगे। तो किस जगह से वो हर टाइम फ्लो होते रहते हैं? जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो ये सब जो रिवर है वो किस जगह से ज़्यादा फ्लो होते रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। पेरिनियल फ्लो मतलब फ्लो होते ही रहना। तो वो कौन सा था? वो था माउंटेन से ही फ्लो होते रहते हैं। अब उसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंस इन लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन में
ह्यूमन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो वो है डिफॉरेस्टेशन। और ये क्या है, बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए है, कंजर्व करने के लिए, ये तो लेकिन ये इसका ऑपोजिट है, डिफॉरेस्टेशन, जो ह्यूमन की वजह से हुआ है। अब देखते हैं 11th वन। 11th क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अडॉप्ट मेजोरिटेरियनिज्म इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो थे हमारी श्रीलंका। श्रीलंका ने क्या किया था, अडॉप्ट किया था मेजोरिटेरियनिज्म। तो ऑप्शन कर लेते हैं सिलेक्ट श्रीलंका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस रीजन ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। रिड्यूस सोशल इकोनॉमिकल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, राइट है ये स्टेटमेंट। उसके बाद प्रोवाइड एथनिक कल्चर डेवलपमेंट, नहीं, एथनिक कल्चर का डेवलपमेंट नहीं प्रोवाइड करती। ऑलो पीपल टू एंजॉय स्पेसिफिक राइट, नहीं, पीपल को स्पेसिफिक राइट एंजॉय करने के लिए भी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सबको रहना है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जा सकता। रिस्ट्रिक्ट सुप्रीमेसी ऑफ वन पार्टी, रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही है कि वो रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बेल्जियम हैज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। तो कौन सी गवर्नमेंट थी तीसरी गवर्नमेंट, वो थी हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि हर एक जो एथनिक ग्रुप था उसके लिए थी। उधर आके सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको वो उधर आके बताया जाता था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो कौन सा है ये एग्जाम्पल, तो वो है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, मतलब कि बहुत सारे जो स्टेट हैं मिलकर एक कंट्री बना दिया। बहुत सारे जो स्टेट हैं उन्होंने मिलकर एक कंट्री बना दिया। तो वो है बेस्ट एग्जाम्पल है यूएसए। यूएसए क्यों, क्योंकि यूएसए के नाम में ही छुपा है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एग्जाम्पल। कैसे, यूएसए क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब जो अलग अलग स्टेट है, अलग अलग जो स्टेट है वो यूनाइट हो गई हैं तभी एक कंट्री बना दी है, तो इसलिए बोला गया है उसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद देखते हैं वाई इज द पावर शेयर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो पावर जो अलग अलग ऑर्गन के बीच में शेयर होता है उसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों बोला गया है, ये हमें पूछा है। तो देखो ऑप्शन दिया है, इट गिव्स जुडिशरी मोर पावर देन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो क्या इसकी वजह से जो जुडिशरी होता है उसे ज़्यादा पावर मिल जाती है, नहीं। इट ऑलो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट टू प्लेस एट द सेम लेवल। तो क्या इसकी वजह से जो अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट रहता है वो एक लेवल पे रहता है और क्या इक्वल राइट्स एंजॉय करता है। तो B1 करेक्ट है, तो B1 का हो गया हमारा मार्क। और देख लेते हैं आगे। तो भी इट गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज टू पॉलिटिक्स लेवल, इट इन्फ्लुएंस। तो ये जो C और D है वो क्या है, वो इनकरेक्ट है। और B ही हमारा ऑप्शन जो है वो सही है कि इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो अलग अलग ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, वो क्या करते हैं, काम अलग करते हैं, लेकिन क्या है, कोई ऊपर नहीं है लॉ के, कोई नीचे नहीं है लॉ के, सब इक्वल पे आते हैं, सेम लेवल पे आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। In India federal system, the central and state government have the power to legislate on all those subjects which are included in। तो देखो जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन से सब्जेक्ट पे क्या बोल सकते हैं, लॉ बनाने की पावर है। लॉ नहीं मतलब कौन से सब्जेक्ट पे डिसीजन लेने की पावर है। तो यूनियन लिस्ट क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, नहीं। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या सिर्फ पावर है कि वो सब सेंट्रल और स्टेट से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको बोल सकते हैं कि अकेले से डिसीजन ले ले पूरा। तो ये सेंट्रल, यूनियन और स्टेट दोनों मिलके करते हैं, सेंट्रल और स्टेट मिलके करते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, अब आप बोलोगे ये क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट इसमें आते हैं, तो क्या हो जाएगा ये कॉन्करेंट लिस्ट, कि इसमें सेंट्रल और स्टेट आते हैं, दोनों मिलके ये डिसीजन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इंडिया एंजॉय स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 371। तो आर्टिकल 371 की वजह से कौन सा जो स्टेट है वो क्या था, इंजॉय करता है थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल पावर। तो कौन सा है वो स्टेट, तो वो है हमारा नागालैंड। लेकिन इससे पहले हमारा था कश्मीर भी था, इसके साथ कश्मीर भी था, लेकिन अब कश्मीर नहीं है, पहले कश्मीर भी था। तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको कश्मीर भी दिखाएगा शायद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है प्राइमरी सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में वो लोग आते हैं जो लैंड को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो देखो कौन हो जाएंगे, बेकिंग, क्या बेकिंग से लैंड एक्सप्लॉइट होता है, नहीं। आउटसोर्सिंग, इससे भी नहीं। फार्मिंग से होता है, फार्मिंग से क्यों होता है, क्योंकि फार्मिंग ही तो लैंड पे करते हैं। बेकिंग भी, बैंकिंग वो भी नहीं, तो फार्मिंग ही है। फार्मिंग देखो उतना करेक्ट नहीं है, लेकिन तो भी है, क्योंकि इधर क्या पूछा गया है, अब 4 में से हमको एक सिलेक्ट करना था, जो थोड़ा बहुत लगेगा तो उसको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, तो फार्मिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेसी पॉपुलेशन इन 7 एंड अबव एज ग्रुप। तो जो लिटरेसी पॉपुलेशन है 7 और 7 साल से पहले आगे की, उसको क्या बोला जाता है। तो देखो लिटरेसी पॉपुलेशन, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको लिटरेसी रेट ही बोला जाएगा। आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ जाना चाहिए।
अब उसके बाद देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम की क्या करेक्ट मीनिंग है? तो क्या है इसकी करेक्ट मीनिंग? द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय अर्निंग पॉपुलेशन। क्या सिर्फ जितने कमाते हैं उतना ही, या फिर बोल सकते हैं टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स होल पॉपुलेशन, मतलब जितना इनकम होती है कंट्री की उसको डिवाइड किया जितने भी पॉपुलेशन है उससे। तो ये हो जाएगा हमारा B1 करेक्ट। B1 क्यों करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि चाहे कोई जितना भी अमीर हो, चाहे कोई एक कंट्री में कितना भी गरीब हो, लेकिन क्या होगा, उसका इनकम लेके और पूरी कंट्री का पॉपुलेशन लेके, या फिर बोल सकते हैं जो पूरी कंट्री का इनकम है उसको लेके डिवाइड करेंगे पूरी कंट्री के पॉपुलेशन के साथ, तो हमें अपना एवरेज इनकम मिलेगा। बाकी का ये 2-3 ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को एकदम अच्छे से कौन सा चीज़ डिस्क्राइब करता है इन चारों में से? इन चारों ऑप्शन में से HDI को सबसे अच्छा कौन बताता है? तो मतलब क्या है वो? तो इम्प्रूवमेंट इन साइंस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, नहीं। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एजुकेशन एंड इनकम, हाँ, जो पूरे देश के बारे में सोचे। तो देश के बारे में सोचना मतलब हेल्थ के देश का जो हेल्थ है उसके बारे में सोचना हर एक इंसान का। उसके बाद एजुकेशन के बारे में और इनकम के बारे में, ना कि सिर्फ साइंस इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के। जब देश के लोग ही ठीक नहीं रहेंगे तो फिर इसका होके क्या फ़ायदा होगा? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। उसके बाद consequences of environmental degradation do not respect national or state boundary, which of the following is essential for of the statement। अब देखो, जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, जैसे बोल सकते हैं अगर सुनामी आ गई तो क्या वो देखती है कि मतलब समझो कि ये दिल्ली है, दिल्ली वैसे नहीं होना चाहिए तो भी एग्जांपल ले रहा हूँ बस, कि दिल्ली है तो दिल्ली के बाहर हमको नहीं जाना है, सुनामी दिल्ली के बाहर नहीं जाएगी, ऐसा होता है क्या? वो लैंड बाउंड्री या स्टेट बाउंड्री देख के नहीं आती, वो क्या करती है, वो आती है तो पूरा नेचुरल डिजास्टर क्या कर देते हैं, मचा के जाती है, पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसकी वजह से। तो लैंड बाउंड्री नहीं देखती। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको रोकने के लिए क्या चीज़ करना चाहिए वो हमें पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा और जो इन्वायरमेंट है उसको कम एक्सप्लॉइट करना हो। मतलब होगा थोड़ा बहुत तो होगा ही, लेकिन तो भी बहुत कम ट्राई करने का, एक्सप्लॉइट करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फॉल अंडर एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल है जो फॉलो करता है? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है कि जिसमें रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, जिसमें गवर्नमेंट निगरानी रखती है। तो देखो इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें गवर्नमेंट निगरानी रखती है? सॉरी, ये बोलने को नहीं हो रहा है, फिर देखते हैं। अ डेली वेज लेबरर वर्किंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर, एक डेली वेज लेबरर जो हर दिन काम करता है उसको हर दिन पैसा मिलता है। एन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, तो एक इंजीनियर जिसको हर दिन ब दिन उसको बेनिफिट मिलते जा रहा है उसकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से। अ क्लीनिंग स्टाफ इन प्राइवेट स्कूल, तो प्राइवेट स्कूल का कुछ रिलेशन ही नहीं है इससे। अ टेलर स्टिचिंग क्लोथ्स एट हिज होम, तो एक टेलर अपने घर में क्लोथ सिल रहा है, तो गवर्नमेंट आकर देखने वाली है क्या कि वो घर में क्लोथ सिल रहा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा एन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, क्योंकि देखो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है इस पर निगरानी भी रख सकती है। तो ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन 23 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट 2005 स्टेट अ गारंटीड ऑफ मिनिमम 100 days of employment per year. If government is unable to fulfill these 100 days of an employment, the government would have to dash choose the correct option. तो देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट था वो क्या था, जो मनरेगा था वो क्या गारंटीड करता था कि कम से कम एक बोल सकते हैं कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी करता था। एक साल के अंदर 100 दिन का उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उसको 100 दिन का पूरा पगार भी मिलेगा। गवर्नमेंट ऐसा गारंटीड करता था। लेकिन क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट इसको देने से मना कर देती है, मतलब कि क्या करती है, ये सब करने से मना कर देती है कि 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती, तो वो क्या करेगी, तो पे द कंपनसेशन इन लाइव ऑफ दिस डेट, प्रोवाइड अनदर स्कीम फॉर द सेम, पे एटलीस्ट 1/3% अलाउंस, प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड एज कंपनसेशन। तो क्या करेगी वो, तो वो पूरा पेमेंट करेगी जो 100 दिन का होता था। तो पे द कंपनसेशन, तो क्या करेगी वो 100 दिन का जितना भी पेमेंट होता था, अगर उनको नीड फुलफिल नहीं कर पाती, मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती, तो क्या करेगी, जो 100 दिन का पूरा कंपनसेशन था वो उसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा जो भी लेबरर है। क्योंकि क्या है, ये एक्ट की वजह से ये गारंटीड है कि 100 दिन का मिनिमम वेज उनको मिलेगा एक साल में। तो ये हो गया हमारा 24th क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। Following image is personified of Germany commonly associated with the Romantic era.
एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ, इसको छोड़ो, ऑप्शन ये सब पढ़ने को छोड़ो। एक है जी, एक क्वेश्चन जो फोटो है वो क्या कौन सा दिखाता है, हमें क्या दर्शाता है? तो जर्मनी का फ्लैग पीछे दिख रहा है और क्या है, जर्मनी से क्या हो जाएगा हमारा जर्मेनिया, तो ये है हमारा जर्मेनिया का फोटो। उसके बाद देखते हैं, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रूशियन किंग हु वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर इन सेरेमनी हेल्ड एट वर्सलिस। तो जो वर्सलिस में सेरेमनी हुई थी उसकी वजह से कौन सा किंग क्या हुआ था, प्रोक्लेम हुआ था जर्मन एम्परर। अब बहुत लोग को कन्फ्यूजन होगा विलियम 1 में और विलियम 4 में, फेडरिक विलियम 4 और 1 में। वैसे 4 का ऑप्शन दिया नहीं है। 4 क्यों नहीं है? 4 क्यों नहीं है? क्योंकि 4 क्या थे, 4 पहले किंग थे, इधर के किंग थे, लेकिन क्या हुआ, वो बीमार रहने लगे, इसलिए उन्होंने विलियम 1 को दे दिया ये। तो वो बीमार रहने लगे इसलिए उन्होंने ये विलियम 1 को दे दिया और विलियम 1 ही बैठ गए थे उधर राजगद्दी पे। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट अबाउट बाल्कन्स। तो बाल्कन्स के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इन चारों में से? तो देखो अब तीन हमें पढ़ना है और 3 पढ़ने के बाद क्या बताना है, ऑप्शन बताना है। द बाल्कन रीजन बिकम पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। क्या ऑटोमन एम्पायर की वजह से क्या हुआ था, बाल्कन रीजन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? बाल्कन रीजन comprised ऑफ एथनिक ग्रुप्स इंक्लूडिंग ग्रीस, सर्ब्स, मोंटेग्रू एक्सेट्रा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड थोड़ा करेक्ट दिख रहा है। ब्रिटिश एंड एथनिक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू एस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी। अब ब्रिटिश का कहाँ नाम आ गया? ब्रिटिश तो हमने अभी तक पूरे चैप्टर में पढ़ा ही नहीं। तो ब्रिटिश क्या स्ट्रगल कर रहे थे अपनी नेशनलिटी बनाने के लिए उधर, तो ब्रिटिश का ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन 3 तो कट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा? फर्स्ट और सेकंड का ऑप्शन बचा, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। ये हो गया हमारा फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये क्या था, इसमें क्या दिया है हमें कि ऑटोमन एम्पायर की वजह से क्या हुआ था, लड़ाई हुई थी, तो ठीक है ये राइट है। उसके बाद क्या हुआ था, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे उधर के, तो ये भी आंसर राइट है। तो 26 हमारा हो गया ऑप्शन ए। अब देखते हैं 27th, वाई डिड द वीवर्स इन सिलेसिया रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन 1845? आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जो सिलेसिया के वीवर्स थे, तो सिलेसिया के जो कॉटन वीवर्स थे, वो 1845 में क्यों कॉन्ट्रैक्टर के साथ रिवोल्ट करने लगे? वो क्यों करने लगे? क्योंकि क्या हुआ था, देखो कॉन्ट्रैक्टर जो थे, वो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया था, कॉटन देके क्या बोला था, बहुत सारा रॉ मटेरियल देख के जो वीवर्स थे, कॉटन वीवर्स थे, उनको बोला था कि क्लोथ्स बनाने को। तो वो देने के बाद क्या हुआ, जब उन लोग ने बना दिया, उन लोग ने क्लोथ्स बनाने के बाद, अब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने क्या किया, वो अपना जो ऑर्डर था वो वापस ले लिया। उसके चलते जो सिलेसिया के जो वीवर्स थे उनकी जितनी भी मेहनत थी वो दाड़ में चली गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने उनको कम कंपनसेशन दिया, बहुत कम पैसा दिया। उसके चलते क्या हुआ, वो रिवोल्ट करने लगे, क्योंकि उनका पूरा पैसा चाहिए था, क्योंकि उनकी पूरी इतनी मेहनत लगी थी। तो उससे क्या होगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट पे देयर ड्यूज, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट फ्यू ऑन हाई पोस्ट, नहीं ये रॉन्ग है। कॉन्ट्रैक्टर यूज गवर्नमेंट पॉलिसीज, नहीं रॉन्ग है। कॉन्ट्रैक्टर गिव देम लोन्स ऑन हाई इंटरेस्ट रेट, रॉन्ग है। कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट पे देयर ड्यूज, तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा 27 का करेक्ट। उसके बाद आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। तो देखो नेशन स्टेट जो फॉर्मेशन हुआ था ब्रिटेन में, उसमें मेजर एस्पेक्ट कौन सा था? तो इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा है ऑप्शन हमारा करेक्ट? इन 1688 द मोनार्की ऑफ ब्रिटेन फॉट वॉर इन इंग्लिश पार्लियामेंट। तो फर्स्ट वन है कि 1688 में जो मोनार्क्स थे ब्रिटेन के जो थे, उन्होंने क्या किया था, लड़ाई की थी इंग्लिश पार्लियामेंट के साथ। सेकंड क्या दिया है, द पार्लियामेंट थ्रू अ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की। तो क्या बिना लड़ाई झगड़े के ही क्या हुआ था कि उन्होंने पावर सीज कर ली थी मोनार्की से, ऑप्शन बी में। अब देखो सी क्या दिया है, द ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर विद आयरलैंड एंड वेल्स। उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन वॉज रिजल्ट ऑफ मैनी रिवॉल्ट्स। तो क्या बहुत सारे लड़ाई के चलते क्या हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? तो बहुत लोग पता है, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा द पार्लियामेंट थ्रू अ ब्लडलेस रिवॉल्ट सीज पावर फ्रॉम मोनार्की। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि बिना रिवॉल्ट किए, बिना ब्लडलेस रिवॉल्ट मतलब क्या है, बिना रिवॉल्ट किए क्या हुआ था, उन्होंने पावर सीज कर ली थी मोनार्की से। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 28 का बी। उसके बाद आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। तो हमें सॉइल को पता करना है कि क्लूज जो दिया है उससे। डेवलप इन एरियाज वेयर हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। तो क्या जहाँ ज़्यादा रेनफॉल होता है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ डेवलप होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन से ही हमें समझ गया, लेकिन तो भी और कर लेते हैं।
इज़ लो इन ह्यूमस कंटेंट, तो उसका जो ह्यूमस है वो भी कम रहता है उसमें। फाउंड इन हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो इन 3 ऑप्शन के बदले अगर हमें एक ऑप्शन दिया रहता तो भी हमें समझ आता। तो वो कौन सा सॉइल है, वो है लैटराइट सॉइल। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रिसोर्स कैन वी पुट एज टाइडल एनर्जी। अब जो टाइडल एनर्जी है वो कौन सा रिसोर्स है, क्या वो रिन्यूएबल रिसोर्स है? हाँ, टाइडल एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, हम उसको बना सकते हैं, हर बार बोल सकते हैं रिन्यूएट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल में क्या हो जाएगा, वो क्या ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ख़त्म नहीं होगा। एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स, तो रिन्यूएबल ही होगा हमारा आंसर। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। तो क्या पावर शेयरिंग की वजह से अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए? बिल्कुल अच्छा है। इट क्रिएट हार्मनी इन डिफरेंट ग्रुप्स, इट ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट, इट ब्रिंग सोशल पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अमंग पार्टीज। तो देखो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब वो कैसे? क्योंकि देखो ये पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए अच्छा भी रहता है। अब देखो पावर शेयरिंग करने से क्या है, उधर के लोग के बीच लड़ाई नहीं होती, सब लोग खुश हो जाते हैं, जैसे हमने देखा था बेल्जियम का एग्जाम्पल। और उसके बाद वो साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, ये 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो फोर्थ ऑप्शन जो सोशल इकोनॉमिकल कॉम्पिटिशन होता है, वो सब तो नहीं है, वो सब तो नहीं आएगा ऑप्शन में, ये तो हमें दिया ही नहीं है कहीं। तो ये हो जाएगा हमारा 31 का। हाउ जुडिशरी एक्ट एज एन एम्पायर इन अ फेडरल नेशन। तो जुडिशरी जो है वो एम्पायर की तरह कैसे एक्ट करते हैं एक फेडरल नेशन में, ये हमें पूछा गया है, जिसमें फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। जुडिशरी रूल ओवर सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल एंड जुडिशरी वर्क कलेक्टिवली, ये बी ऑल रॉन्ग है। कोर्ट कैन चेंज स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट यूज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो ये जो 3 ऑप्शन है ऊपर की, वो तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है, D1 जो ऑप्शन है, कोर्ट यूज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। कि कोर्ट क्या करता है कि अगर सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में कभी लड़ाई हो जाए, तो लड़ाई हो जाए कि एक लॉ के चलते कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड जो लिखा है ये गलत है कि सही है, मतलब कि ये इसका मतलब क्या है, इसके मतलब के चलते जो 2 सेंट्रल और स्टेट है उनके बीच में लड़ाई हो जाए, तो उसको सुलझाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने राइट दिया है कि जो कोर्ट्स है वो क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रेट कर सकता है, मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के बता सकता है कि इसका क्या मीनिंग है, मतलब रियल मीनिंग क्या है इसका, कि इसमें क्या बताया गया है। तो जो कोर्ट है, कोर्ट के पास पावर रहता है कि वो इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 32। अब जो बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।